Hello, good morning to all of you. Myself A.K. Singh and you are watching Future Zone Classes. फ्यूचर जोन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म से 12th फिजिक्स के चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सेकेंड लेक्चर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज के इस लेक्चर में फैराडे लॉ को डील करने वाले हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है, क्या होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स और कैसे कैसे हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। आज के क्लासेस में हम एक्चुअली दिखाएंगे कि फैराडे ने क्या वैसा बताया और कैसे वो चीज़ दिए मैथमेटिकली जहाँ से हम इंड्यूस्ड करंट निकालने का कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली फैराडे का दो लॉ है, बारीकी से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, मजा आने वाला है। फैराडेज फर्स्ट लॉ, इनका दो लॉ है। एक समथिंग कुछ क्वांटिटी बता रहे हैं, मतलब मैथमेटिक्स देंगे, और एक में कुछ क्वालिटी बताएंगे, मतलब कुछ स्टेटमेंट बोला जाएगा। फर्स्ट लॉ ये कहते हैं कि किसी भी, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो डिफिनीशन है यही फर्स्ट लॉ है कि किसी भी क्लोज कॉइल से अगर फ्लक्स चेंज होता है, अगर फ्लक्स चेंज होता है, हम बार बार बोल रहे हैं कि अपने को फ्लक्स का कांस्टेंट वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है, फ्लक्स चेंज चाहिए, चेंज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। when flux through any closed loop changes, then an EMF induced and hence electric current प्रोड्यूस। क्या लिखे? व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स, व्हेन फ्लक्स, यहाँ पर एक टर्म यूज करेंगे मैग्नेटिक। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज लूप चेंजेज, then an EMF induced and hence electric current produced. This is called Faraday's first law of induction. Faraday's first law of induction. अब इसमें कुछ बातें कही गई और पॉइंट देकर के लिखेंगे, क्योंकि फ्लक्स चेंज होने का दो केस बन सकता है, आइदर इंक्रीज करेगा आइदर डिक्रीज करेगा। तो जब फ्लक्स इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा और फ्लक्स डिक्रीज करेंगे तब क्या होगा। तो अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, अगर फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इंड्यूसिंग के अपोजिट होगा। इंड्यूसिंग मतलब जिस कारण से वहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहे हैं वो, और इंड्यूस्ड मतलब जो उसमें आ रहे हैं। सो जैसे इंड्यूस्ड चार्ज इंड्यूसिंग चार्ज, वैसे ही इंड्यूसिंग करंट इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूसिंग ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूसिंग जो कर रहा है, इंड्यूस्ड जो हो रहा है। इफ फाई इंक्रीजेज, इफ फाई इंक्रीजेज, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, हम यहाँ इंड्यूस्ड टर्म यूज कर रहे हैं, इंड्यूसिंग नहीं, क्योंकि इंड्यूसिंग का तो डायरेक्शन ऑलरेडी पता होगा। If phi increases, then direction of induced current will be opposite to inducing current। अगर phi इंक्रीज करे तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इंड्यूसिंग करंट के उल्टा होगा। जस्ट उल्टा लिख लो। इफ phi डिक्रीजेज, then direction of induced current and inducing current are same।
अगर फ्लक्स घट रहा हो तो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूसिंग करंट के डायरेक्शन में होगा, और अगर फ्लक्स बढ़ रहा हो तो इंड्यूस्ड करंट इंड्यूसिंग करंट के अपोजिट में होगा। जैसे मान लो कि अगर इंड्यूसिंग करंट क्लॉकवाइज है और फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर इंड्यूसिंग करंट क्लॉकवाइज है और फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड भी जाएंगे क्लॉकवाइज। जैसे आप एग्जांपल से क्लियर करो, हम यहाँ पर एक सोलेनॉइड बना दिए और एक बाहर से ईएमएफ दे दिए। तो बाहर से जो हमने ईएमएफ दिया ये क्या है, इंड्यूसिंग ईएमएफ की इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूसिंग, इसमें जो ओरिजिनल करंट बन रहा है वो कौन सा करंट होगा, इंड्यूसिंग की इंड्यूस्ड, इंड्यूसिंग। और अंदर में यहाँ एक सोलेनॉइड लगा हुआ है। तो अगर सोलेनॉइड लगा हुआ है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, बिल्कुल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि इफ़ ई इंक्रीज कर रहा है, अगर यहाँ पर अगर पोटेंशियल को हम बढ़ा दें तो करंट बढ़ेगा, और करंट बढ़ेंगे तो यहाँ फील्ड बढ़ जाएगा, और फील्ड बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। तो कुल मिला के हम बोले कि अगर इंड्यूसिंग ईएमएफ बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। एरिया तो फिक्स है बट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हो, फ्लक्स बढ़ेगा। तो अगर फ्लक्स बढ़ेंगे, हम कह रहे हैं कि ई जो डाले हो, हम कह रहे हैं कि इफ़ करंट इंक्रीजेज, अगर ये करंट इंक्रीजेज कर रहा है, इसमें किसी भी तरीके से फाई इंक्रीज किया, फाई कैसे इंक्रीज कर सकता है, एरिया बढ़ा करके, करंट बढ़ा करके, एंगल बढ़ा करके, हम वो डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल कह रहे हैं कि इसमें फाई इंक्रीज किया, फाई इंक्रीज किया। तो फाई इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूसिंग का देखो डायरेक्शन, इंड्यूसिंग करंट ऐसे जा रहा था, इंड्यूसिंग करंट इसमें ऐसे जा रहे थे, तो आई इंड्यूस्ड ऐसे होगा क्या, आई इंड्यूस्ड उल्टा हो जाएंगे। अगर इंड्यूसिंग ऐसे जा रहे थे तो इंड्यूस्ड ऐसे हो जाएंगे। देखो इंड्यूसिंग करंट इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो इंड्यूस्ड उल्टा हो जाएगा, कब, अगर फाई इंक्रीज किया हो तब। और दूसरा फिगर हम बनाएं जिसमें किसी भी तरीके से यहाँ फाई डिक्रीज किया है, फाई डिक्रीज किए हैं। अगर फाई डिक्रीज किया है तो इंड्यूसिंग करंट का डायरेक्शन सेम होगा, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन सेम होगा। आई इंड्यूस्ड, INDUCED, आई इंड्यूस्ड और इंड्यूसिंग सेम डायरेक्शन में होंगे। इंड्यूसिंग भी ऐसे है और इंड्यूस्ड भी सेम है, क्यों, क्योंकि फ्लक्स घट रहा है। इसमें देखो अगर फ्लक्स हम बढ़ा दिए, किसी भी तरीके से फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है अभी नहीं पता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूसिंग ऐसे जा रहा है तो इंड्यूस्ड जस्ट उसके उल्टा हो गया। यहाँ पर ये कौन सा करंट है, आई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड जस्ट इंड्यूसिंग के अपोजिट हो गए। यही है फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसमें क्या मिला अपने को, क्वालिटी मिला कि किस डायरेक्शन में करंट बनेंगे। अगला है क्वांटिटेटिव लॉ, जिसमें अपने को मैग्नीट्यूड मिलेगा कि कितना इंड्यूस्ड करंट आएगा। नोट करें, फैराडेज सेकेंड लॉ। क्या है फैराडे का सेकेंड लॉ, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिखाएंगे। ये कहता है जब भी किसी इनक्लोजर से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ बनता है। पहला लॉ, कितना ईएमएफ बनेगा, तो वही कहेगा द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ टाइम। अगर हम यहाँ टाइम मेंशन ना भी करें तभी रेट का मतलब वही होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स द इंड्यूस्ड ईएमएफ। induced EMF. The rate of change of magnetic flux gives the induced EMF या इज इक्वल टू, यहाँ पर एक और टर्म यूज करना, निगेटिव। द निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स द इंड्यूस्ड EMF।
that is E is equals to minus d phi by dt. E इज इक्वस टू माइनस डी फाई बाई डी टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वस टू माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी। ये एग्जैक्ट फॉर्म में और ये डिफरेंशियल फॉर्म में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को ये फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ आप गौर से जरा देखोगे कि निगेटिव सिंबल क्यों डाला गया, बारीकी से समझोगे। अगर हम मैग्नीट्यूड में बात करें तो मैग्नीट्यूड में कितना मिलेगा, E इज इक्वस टू डी फाई बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स गिव्स द induced EMF. Rate of change of flux is equals to induced EMF. But negative sign क्यों आया? Cause of negative sign. Cause of negative sign. अब जरा गौर से देखें, अगर फ्लक्स बढ़ रहा हो, अगर फ्लक्स बढ़ रहा हो तो अगर फ्लक्स बढ़ रहा हो तो डेल्टा फाई क्या होगा, पॉजिटिव। बिल्कुल, फ्लक्स चेंज कर रहा हो मतलब बाद का फ्लक्स पहले के फ्लक्स से ज़्यादा है, डेल्टा फाई पॉजिटिव। डेल्टा फाई पॉजिटिव, टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव पॉजिटिव, बाहर से नेगेटिव लग जाएगा तो ई उल्टा हो जाएंगे ना। अभी फर्स्ट लॉ में हमने क्या पढ़ा है कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूसिंग के अपोजिट होते हैं, तो उसी डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ माइनस सिंबल लगा हुआ है। चीज़ों को देखें, कॉज ऑफ नेगेटिव साइन, इफ फाई इंक्रीजेज, अगर फाई इंक्रीज किया देन डेल्टा फाई पॉजिटिव, अगर फाई इंक्रीज हुआ तो डेल्टा फाई क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा फाई पॉजिटिव, इसलिए जो अपना ई मिलेगा वो क्या मिलेगा, माइनस इंटू डेल्टा फाई पॉजिटिव। अब बाई टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होते हैं, क्या निकल गया, निगेटिव। पॉजिटिव इंटू निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव। तो ई निगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर फाई इंक्रीज किया है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निगेटिव है, मतलब उल्टा जाएगा, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोजिट टू इंड्यूसिंग, विल बी अपोजिट, बस विल बी अपोजिट। निगेटिव सिंबल क्या दिखा रहा है, अपोजिट सिंबल को। अच्छा, अगर हम कहें कि इफ फाई डिक्रीजेज, अगर फाई डिक्रीज किया तो क्या होगा, डेल्टा फाई निगेटिव होगा। फाई घटने का मतलब है कि फाइनल का वैल्यू कम हो गया, इनिशियल वैल्यू ज़्यादा थे, तो डेल्टा क्या होगा, निगेटिव होगा, तो डेल्टा फाई निगेटिव होगा। उस केस में उसमें अगर हम ई निकालें तो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा फाई। डेल्टा फाई मतलब निगेटिव और बाय टाइम हमेशा पॉजिटिव होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, फाइनली वैल्यू क्या निकल गया, पॉजिटिव। तो अगर फाई डिक्रीज किया है उस केस में ई पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ सेम एज इंड्यूसिंग, दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो एक्चुअली मैग्नीट्यूड क्या दिखा रहा है, डी फाई बाई डी टी, और निगेटिव सिंबल क्यों लगा रहे हैं, फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करने के लिए। तो निगेटिव सिंबल फ्रॉम फर्स्ट लॉ एंड डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, rate of change of magnetic flux gives the induced EMF, and this is the observed value, and observed value has no proof, only statement। इसको बस अपने को मानना है, ये सारे के सारे ऑब्जर्व रिजल्ट है। क्लियर। तो यहाँ फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ आपने क्लियरली देखा। नोट करें, एक क्वेश्चन कराते हैं, बाहर निकलते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हर साल, 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आपको मिल जाएगा नीट के एग्जाम में, हर साल। एकदम छोटा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ फाई चेंजेज इन एनी कॉइल एज टाइम इज फाई इज इक्वल टू 5t² प्लस 6t plus 9. If phi changes in any closed coil as time is phi is equals to 5t² plus 6t plus 9, then find the value of induced EMF
induced EMF at t is equals to 2 second, t is equals to 2 second. Also find current, also find current if रेसिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। सर्किट में रेसिस्टेंस 10 ओम का है, दूसरे सेकंड पे अपने को क्या निकालना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने हैं और दूसरे सेकंड का करंट निकालना है अगर फ्लक्स वैसे चेंज हो रहा है। देख लो आप, फाई कितना दिया हुआ है, 5t² प्लस 6t प्लस 9, इसलिए d∅/dt। इसलिए अगर आपको E निकालना हो तो क्या लिखोगे, माइनस ऑफ d∅/dt, माइनस ऑफ d∅/dt। तो माइनस ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रेस्पेक्ट में, 5 कांस्टेंट है, t² का डिफ्रेंशिएशन 2t प्लस 6 कांस्टेंट है, t का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस 9 कांस्टेंट टर्म है 0। कुल मिला के वैल्यू आ गया -10t प्लस 6, -10t प्लस 6। ये क्या निकल गया, EMF। इसलिए EMF एट t बराबर 2 सेकेंड, EMF एट t बराबर 2 सेकेंड, ये किसी भी टाइम t का जनरल EMF निकल गया। t बराबर 2 सेकेंड पे वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 × 2 प्लस 6 मीन्स -26 वोल्ट। -26 वोल्ट उस समय उस दूसरे सेकेंड में उस सर्कल से, उस कॉइल से कितना EMF प्रोड्यूस हो रखा है, -26 वोल्ट। मैग्नीट्यूड में कितना है, 26 वोल्ट। निगेटिव सिंबल क्या दिखा रहा है कि इंड्यूसिंग के अपोजिट होगा। क्यों अपोजिट होगा, क्योंकि फ्लक्स समय के साथ बढ़ रहा है। देखो आप, टी का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे ये वैल्यू क्या होने जा रहा है, बढ़ रहा है, तो -26 वोल्ट। इसलिए अगर करंट निकालना हो तो आई का वैल्यू क्या लिखेंगे, E/R। करंट निकालना हो E/R, तो यहाँ E का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें डायरेक्शन छोड़ करके तो कितना बात करेंगे, 26 वोल्ट पर काम करेंगे। निगेटिव सिंबल तो केवल ये दिखाना चाह रहा है कि इंड्यूसिंग के अपोजिट में करंट जा रहा है। यहाँ करंट में हम लोग निगेटिव सिंबल नहीं डालेंगे E का वैल्यू, अगर डालेंगे तो फिर से वही होगा कि इंड्यूसिंग के अपोजिट में इंड्यूस्ड करंट जा रहा है। तो निगेटिव पॉजिटिव सिंबल केवल हम लोग डिनोट करेंगे कि अलोंग द करंट, मतलब अलोंग द इंड्यूसिंग है कि अपोजिट टू द इंड्यूसिंग है। तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, E/R। E कितना है, 26 वोल्ट, और रेसिस्टेंस कितना दे रखा है, 10 ओम, मतलब 2.6 एम्पियर। अपोजिट टू, यहाँ माइनस के साथ लिखोगे तो -2.6 एम्पियर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट इज I इज इक्वल टू 2.6 एम्पियर अपोजिट टू इंड्यूसिंग, अपोजिट टू इंड्यूसिंग। -2.6 एम्पियर दिखाने का मतलब दिखा रहा है कि 2.6 एम्पियर करंट इंड्यूसिंग के उल्टा में फ्लो कर रहा है। आई होप फैराडे का फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ढंग से क्लियर हो रखा होगा। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं किसी और, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। ओके, बाय।